नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 7 बच्चों। और बच्चों ये है आप लोगों के लिए बिल्कुल धांसू कोर्सेज। कक्षा 12 अर्थशास्त्र का कोर्स है, राजनीति विज्ञान का भी है और कक्षा 12 भूगोल का भी है। सर ये कोर्स हमें मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको अपनी लर्न एंड आर्ट्स की एप्लीकेशन पे। और ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी? ये डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनमें जहां कर्व बनना चाहिए, वक्र बनना चाहिए, वहां वक्र बने हुए, टेबलें बनी हुई है, पूरा क्लियर नोट्स आपको अर्थशास्त्र के मिलेंगे। उसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, 24/7 आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे। आपको मॉडल पेपर कराऊंगा, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी और भी इस जैसी बहुत सारी सुविधाएं आपको वहां मिलने वाली है। तो गुरुदेव मैं ये लेना चाहता हूं, ये लेना चाहती हूं, क्या करूं? तो बेटा इन 2 नंबरों पे कॉल करो, टीम को बोलो कि सर मैम मेरा कक्षा 12 अर्थशास्त्र का कोर्स चालू कर दीजिए। आपके पास राजनीति विज्ञान है तो आप उसका भी ले सकते हैं, आपके पास भूगोल है तो उसका भी ले सकते हैं। आप चाहें तो तीनों कोर्सेज भी ले सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है तो एक भी ले सकते हैं, 2 है तो 2 भी ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। और बहुत ही नाम मात्र फीस में, सिर्फ इतनी सी फीस है 2024 तक के मई तक की, जितनी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन में खाने पीने पे खर्च कर देते हैं। बहुत कम फीस में बहुत शानदार सुविधा आपको दी जा रही है। पर गुरुजी आज के टॉपिक में आप हमें क्या बताओगे? आज हम पढ़ेंगे बचत की सीमांत प्रवृत्ति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बचत की सीमांत प्रवृत्ति है, जिसको हम क्या कहते हैं? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। चलिए बच्चों, बचत की सीमांत प्रवृत्ति अब लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर का अवशेष बाकी है। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस करा था वो करा था बच्चों बचत फलन। क्या कहते हैं हम लोग? सेविंग फंक्शन जो है, सेविंग फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। सेविंग फंक्शन या बचत फलन क्या बताता है? ये संबंध दर्शाता है किस किस का? बचत का और आय का, कि इनकम का बचत के साथ कैसा संबंध है। हमने देखा था बड़ा ही बेहतरीन संबंध है, सकारात्मक संबंध है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बचत भी बढ़ेगी। यह संबंध हम लोगों ने देखा था। अब इस सेविंग फंक्शन में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने 2 चीजें पढ़नी थी। एक था एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, बचत की औसत प्रवृत्ति हमने पढ़ लिया था और सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। इस एपीएस का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, एपीएस बराबर एस बटा वाई। ठीक है, सेविंग और वाई का संबंध है इसलिए एस अपॉन वाई। और उसके अलावा एमपीएस जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्मूला होगा एमपीएस बराबर एस में परिवर्तन मतलब बचत में परिवर्तन बटा वाई में परिवर्तन, इनकम, चेंजेस इन इनकम। और जिसको इनकम को हम इकोनॉमिक्स में किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से दर्शाते हैं। डेल्टा ये क्या है? ट्राइंगल वाला साइन है बच्चों। तो ये सेविंग फंक्शन बचत फलन में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एपीएस क्लियर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे एमपीएस की बात करेंगे। एमपीएस के बाद हम एपीएस और एमपीएस के बीच में जो अंतर है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज अपन चर्चा करेंगे एपीसी और एमपीसी में क्या रिलेशन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। और एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। अब ये दोनों जो है आप लोगों ने ये दोनों पहले पढ़ ली, ये जब उपभोग कर रहे थे तब पढ़ा था एपीसी और एमपीसी। और अब एपीएस आपने कल पढ़ लिया और आज हम एमपीएस पढ़ लेंगे, तो ये हो जाएगा। पर अब हम ऐसे संबंध देखेंगे एपीसी में और एपीएस में, और एमपीसी में एमपीएस में क्या संबंध है वो देखेंगे। और फिर लास्ट में इस जो हमारा लेक्चर होगा, आज ये जो लेक्चर है इसके लास्ट स्लाइड में जाकर करके मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपको ये लिखवाऊंगा एपीसी कब 0 से 0 होगी, कब 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा होगी, ऋणात्मक नेगेटिव होगी या नहीं होगी। ये वाली जो कहानी है पूरी, मतलब आपको एपीसी कब 1 होगी नहीं होगी, ये सारी कहानी एमपीसी का, एपीएस का, एमपीएस का
पूरा, मतलब मैं ये कह सकता हूं लास्ट के 2 से 3 लेक्चर आपके उस पूरी लास्ट स्लाइड पर कवर हो जाएंगे, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कब 1 होगा, कब 0 होगा, कब 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर है। पर शुरू जो करेंगे हम बचत की सीमांत प्रवृत्ति से करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से करेंगे। और जब जब मेरे प्यारे बच्चों ये सीमांत शब्द आया है, ये मार्जिनल शब्द आया है, हमारी अर्थशास्त्र में यह मार्जिनल शब्द हमेशा एडिशन को दर्शाता है। यह हमेशा क्या दर्शाता है? जो अतिरिक्त है उसको दर्शाता है। इसी प्रकार से आज हम बचत की बात कर रहे हैं तो हम अतिरिक्त बचत की बात करेंगे कि हमारी बचत अतिरिक्त कितनी हुई है। और अतिरिक्त एक्स्ट्रा बचत कब होगी? जब हमारी इनकम एक्स्ट्रा होगी। तो एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा बचत का संबंध आज हम लोग जान रहे हैं। बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति कुल आय में परिवर्तन। कुल आय में जो परिवर्तन है इसको बेटा आप लोग यू ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डेल्टा वाई। क्या लिख दोगे? डेल्टा वाई। कुल आय में परिवर्तन के लिए बचत में परिवर्तन, बचत के परिवर्तन के लिए यहां पे लिख दीजिएगा आप लोग डेल्टा एस, ऐसा लिख दीजिएगा, परिवर्तन के बाद लिख दीजिएगा डेल्टा एस। तो ये क्या बता रहा है? बचत करने के सीमांत प्रवृत्ति कुल आय में परिवर्तन के लिए बचत में परिवर्तन के अनुपात को, रेशियो को संदर्भित करता है, मतलब अनुपात को दिखाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखते हैं वो क्या लिखेंगे? आप हिंदी में या बचत कर सीमांत प्रवृत्ति लिख दीजिएगा, नहीं तो आप एमपीएस भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखेंगे अपन लोग कि बचत में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन बटा कुल आय में परिवर्तन। बचत में परिवर्तन बटा कुल आय में परिवर्तन। इसलिए अपन लोग यहां पर इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ये देखो, जब आप एक बार ही कहीं फॉर्मूला लिख रहे हो एग्जाम में तो आप लोग ये जरूर लिखोगे कि बचत में परिवर्तन, ये बचत है, ठीक है, बचत में परिवर्तन बटा कुल आय में परिवर्तन, ये पूरा लिखना है। पर जैसे मान लो कोई, अब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, अब आपने वहां एक बार तो ये लिख दिया, अब बार बार में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे आप इसी का प्रयोग कर लो, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। पर एक बार तो एग्जाम, देखो बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, आप जो 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, जो कॉपी चेक करेगा ना वो आपसे अनजान है, आप उससे अनजान हो। आपको कॉपी में कुछ इस प्रकार से कॉपी को लिख कर करके भेजना है, कुछ इस प्रकार से कॉपी तैयार कर करके भेजनी है कि आपको ये मान करके चलना है कि जो आगे व्यक्ति कॉपी चेक करेगा ना उसको कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं आता, वो पहली बार मेरी ही कॉपी देखेगा। तो अब इसलिए करना क्या है कि उसको छोटी से छोटी चीज भी बतानी है। एमपीएस का पूरा फॉर्मूला देख लीजिए सर, ये है एमपीएस का फॉर्मूला। और सर इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैं बता रही हूं, मैं बता रहा हूं ऐसे। सर ये देखो, ये मैंने इसको बॉक्स में डाला है, ये हाईलाइट कर दिया सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को चेक करो सर, इसको चेक करो, इसी को चेक करो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा हर विद्यार्थी, मेरा हर स्टूडेंट, मेरा हर बच्चा बच्ची खुद तय करे कि उसकी कॉपी में एग्जामिनर क्या चेक करे, क्या चेक ना करे। ये आप तय करने चाहिए। और वो कैसे तय होगा? आप जो चीज चेक करवाना चाहते हैं आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब हाईलाइट का जब भी बात आती है, बच्चे कहते हैं सर हाईलाइटर ले जा सकते हैं कि नहीं, आप ऐसे बॉक्स बना दीजिए पेंसिल से, आप उसको ब्लैक पेन से हेडलाइन लिख दीजिए, ब्लैक पेन भी यूज नहीं करने देते तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। आप सीधी नजर टीचर की वहीं जानी चाहिए। अब जैसे इस वाले में कुल आय में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन का अनुपात, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो जिनमें सीधी नजर जाए बस, और कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ये 3 शब्द को हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, साफ सीधा दिखा हो बस बच्चे ने सही लिखा है। फ्लो चार्ट्स बनाओ, इनका प्रयोग करो। आप तय करो कि आपकी कॉपी में क्या चेक हो और क्या चेक ना हो। और मैं बार बार कहता हूं बच्चों, जो टीचर कॉपी चेक करने बैठता है वो दिन की 125 से 150 कॉपी, 125 टू 150 कॉपी चेक करता है। वो आपसे उसका कोई विशेष रिश्ता नहीं है जो कि एक एक शब्द को देख देख करके चलो कोई बात नहीं बच्चे ने लिख दिया होगा, दे देते हैं नंबर, ऐसा नहीं। उसको नहीं समझ में आया वो काट देगा, 0 लिख करके चला जाएगा। उसको जहां अच्छा लगा वहां उसके सोच रहा होगा सबको 2 दिए, 3 मार्क्स का, इसको 3 में से 3 देके जाऊंगा मैं। तो आप कॉपी को आसान से आसान बना कर करके देखे जाए। अब जैसे आपको क्या करना है, जैसे मैं हूं आज, मैं जब टॉपिक लेकर करके आता हूं, मैं कोई चीज लेकर के आता हूं पढ़ाने के लिए, चाहे कोई सी भी क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, मैं इस प्रकार से, इस नजरिए से लेकर के जाता हूं कि सामने जो बच्चा पढ़ रहा है उसको नहीं पता कि भाई बचत का भी अर्थ क्या होता है, उसको बचत भी समझानी है, उसको आसान से आसान भाषा में लेकर के जाना है। आसान से आसान भाषा में मैं लेकर के आता हूं। अब ऐसा ही आपको सोचना है कि जो व्यक्ति मेरी कॉपी चेक करेगा ना, उसके लिए मुझे कॉपी को बड़ा ही आसान बना कर करके देना है।
सिर का दर्द नहीं बनना, अरे बाबा रे बाबा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे बोले अरे यार क्या कॉपी आई है बच्चे, मन कर रहा है 100 में से 200 दे दूं पर दे नहीं सकता हूं, ऐसा होना चाहिए टीचर, ऐसा बोले। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है, इसके लिए आपको अभी से ही प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये एमपीएस का फॉर्मूला हो गया। अब चलिए, अब अपन एमपीएस का वक्र देख लेते हैं और एमपीएस का एक बार टेबल देख लेते हैं। एमपीएस की अगर देखेंगे तो इनकम है बेटा 0 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। अब सेविंग आपकी कितनी हो रही है, -40 करोड़, -20 करोड़, -0 20 करोड़ और 40 करोड़। अब देखो चेंज इन सेविंग अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज इन एस और चेंज इन वाई, ये दो महत्वपूर्ण है। अब इनकम में कितना चेंज आया, तो पहले तो देखो पहले वाले तो खाली ही रहेंगे, फिर यहां कितने का चेंज आ गया, 20 का चेंज आ गया, फिर यहां वापस कितने का चेंज आ गया, 20 का, फिर यहां 20 का, फिर यहां 20 का चेंज आ गया। इनकम में कितना चेंज आया, पहले 0 थी, अब 100 करोड़ हो गई, 100 करोड़ बढ़ गई, फिर 100 से 200 हो गई, फिर 100 करोड़ बढ़ गई, 100 करोड़ बढ़ गई। यहाँ आप एमपीएस निकाल लोगे 0.20 आ जाएगा। जरूरी नहीं है एक ही हर बार इस प्रकार से कॉमन है। अब आप वक्र पे आ जाइए। वक्र आप जो देख रहे हैं ये एस वाला जा रहा है, ये अपना सेविंग वक्र है। इस सेविंग वक्र पे देखिए कि जब ये वाला जो ओएस है बेटा, ओएस वाला जो इलाका है ये कितना क्या दिखा रहा है, हमारा निर्बचत को दिखा रहा है, डिस सेविंग को हमारे दिखा रहा है, ये हमारे डिस सेविंग को दिखा रहा है, और उसके बाद जो ऊपर है वो सेविंग की बात कर रहा है। अब हम अगर बात करें, ये हमारी पहले सेविंग हो रही थी, ठीक है, ये पहले हमारी इतनी सेविंग हो रही थी इस वाले में, और अब जब हमारी इनकम का लेवल बढ़ जाता है, जब मेरी इनकम इतनी थी बेटा, मतलब एक बार हम ये कहते हैं कि जब मेरी इनकम यहां तक थी तब मैं इतना बचा रहा था, क्लियर, जब मेरी इनकम यहां तक थी तो मैं इतना बचा रहा था, पर अब मेरी इनकम यहां से यहां तक पहुंच गई, Y2 पहुंच गई, तो अब मेरी सेविंग भी कहां, R से P पर पहुंच चुकी है। तो चेंज इन सेविंग कितना है, PR है, और चेंज इन Y कितना है, Y1 से Y2 है। तो इसलिए चेंज इन सेव, चेंज इन Y अपॉन PR, या RP लिख दो, Y1 Y2 या Y2 Y1 लिख दो। तो ये हमारा जो है ये इस प्रकार से वक्र बन जाएगा, इस प्रकार से हमारा एमपीएस का कर्व बनेगा। अब इससे अगर एक महत्वपूर्ण अवलोकन हम लोग ले, या इससे एक महत्वपूर्ण अगर हम लोग कहें कि ऑब्जर्वेशन हम लोगों को लेना है, तो इसका एक ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है, एमपीएस 0 और 1 के बीच भिन्न होता है। मतलब क्या होता है, एमपीएस वेरीज फ्रॉम 0 to 1। मतलब सीधा सा ये कहना चाहता है कि एमपीएस की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। 0 भी हो सकता है, एमपीएस इज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, और एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। अब एमपीएस इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, और एमपीएस 0 से 1 के बीच में कब चलेगा, ये तीनों कंडीशन अपन लोग देखते हैं। तो एमपीएस 0 से 1 के बीच में अलग अलग हो सकता है। अब देखो, यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय बच जाती है, अर्थात ये सी जो लिखा हुआ है इस पे डेल्टा लगा लीजिएगा, अर्थात डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 0, तो एमपीएस 1 हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय बच जाती है, अपन एक उदाहरण लेते हैं कि भैया अपन लोग पहले 10,000 रुपए कमाते थे, ठीक है, एक व्यक्ति का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे, 10,000 रुपए कमाते थे। उसका क्या हुआ कि 10,000 का 10,000 रुपए क्या हुआ, कंजप्शन पे खर्चा हो रहा था। कितना कंजप्शन पे खर्चा हो रहा था, 10,000 उसने कमाए, 10 के 10 कंजप्शन पे खर्चा हुआ, ये वाई है। अब उसकी इनकम 10 से बढ़कर के कितनी हो गई बेटा, 20,000 हो गई। कितनी हो गई, 20,000 हो गई, 20,000 हो गई, और अभी भी जो कंजप्शन पे खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10,000 ही हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, इनकम कितनी बढ़ी, 10,000 बढ़ी, कंजप्शन कितना बढ़ा, 0 बढ़ा। कंजप्शन में कोई परिवर्तन है, पहले भी 10,000 का ही कंजप्शन कर रहे थे, अभी भी 10,000 का ही कंजप्शन कर रहे हैं, उपभोग में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। तो यही तो बात हम कह रहे हैं कि चेंज इन सी मेरा कितना है, 0। मतलब सी कितना है, कंजप्शन में, उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब ये जो 10,000 मेरी इनकम बढ़ी है, तो ये सीधा सा बात ये है कि अब मेरी ये सिर्फ और क्या हो रही है, सेव हो रही है, ये मेरी सेव हो रही है। तो इसलिए अगर मैं एमपीएस का फॉर्मूला लगाऊं और मैं कहूं चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम में कितना परिवर्तन, 10 का परिवर्तन, और वो 10 के 10 बच गए, तो 10 से 10 1 कट जाएगा और मेरा 1 आ जाएगा। तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा या नहीं होगा, एमपीएस बराबर 1 होगा या नहीं होगा, तो 1 हुआ। मतलब जितनी मेरी सेविंग, मेरी जितनी इनकम बढ़ी है वो पूरी की पूरी इनकम में बचाने लग जाऊं,
जितनी मेरी इनकम बढ़ी है वो मैं पूरी की पूरी इनकम अगर मैं बचाने लग जाऊं तो मेरा एमपीएस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं यहां पर उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, उपभोग में मेरी बढ़ी हुई इनकम में से कुछ भी नहीं आ रहा है, उपभोग में मेरे 0 आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं यहां से। आप लोगों ने एमपीसी पढ़ा है ना, अच्छे से पढ़ा है एमपीसी। अब मुझे बताओ इस वाले केस में, इस वाली कंडीशन में जब डेल्टा सी बराबर 0 है और एमपीएस 1 है तो एमपीसी क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि यहां पर एमपीसी क्या होगा। एमपीसी बराबर 0 होगा, एमपीसी बराबर 1 होगा, क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताइए कि डेल्टा सी जब मेरा 0 है, जब मेरा उपभोग में परिवर्तन जो है वो 0 है, तो यहां पर एमपीसी की क्या वैल्यू आएगी? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वीडियो को रोक करके बताइए, सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। और अगर आप लोग टॉपिकों को सिर्फ वीडियो को देख करके छोड़ने का काम कर रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, एक एक चीज को बिल्कुल शरीर में खून की बूंद में उतारते हुए चलिएगा। तो जिन जिन बच्चों को भी आता है वो बताइएगा। अब मैं बताता हूं यहां पर एमपीसी क्या होगा। अब मैं बता देता हूं कि यहां पर एमपीसी क्या होगा। इस कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स, एमपीसी जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। एमपीसी क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला कहता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। वाई में 10,000 का परिवर्तन, सी में 0 का परिवर्तन, तो एमपीसी कितना आया? 0 आया। एमपीसी कितना आया? 0 आया। यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि जब एमपीएस 1 है, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत का सीमांत प्रवृत्ति 1 है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बताइए कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, या 1 से ज्यादा होगी? तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब मेरा एमपीएस 1 है, एमपीएस 1 कब है? जब जितनी मेरी इनकम में बढ़ोतरी हुई है वह सारी की सारी इनकम में अगर बचाने लग जाऊं तब मेरा एमपीएस 1 है। और जब मैं सारी की सारी इनकम बचा रहा हूं, इसका मतलब मैं उपभोग में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहा हूं बढ़ी हुई इनकम में से। और मुझे ये बात बड़ा अच्छे से पता है, शुरुआत से मुझे सर ने बता करके भेजा है कि y = C+S होगा। जब मेरा बढ़ा हुआ पैसा सारा का सारा बच रहा है तो उपभोग में जा नहीं रहा है, इसका मतलब उपभोग 0 हो गया। और जब उपभोग 0 हो गया तो एमपीसी 0 होगा या नहीं होगा? और जब एमपीसी 0 होगा तो एमपीएस 1 होगा, क्योंकि जब मैं उपभोग में कुछ भी खर्च नहीं कर रहा हूं तो मैं सारा का सारा पैसा बचा रहा हूं, इसलिए मेरा एमपीएस क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये कहता है कि यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय बच जाती है, आप उसको सेव कर लेते हो, बच जाती नहीं है, बचानी पड़ती है बाबा। तो अर्थात चेंज इन कंजप्शन डेल्टा सी बराबर 0 है और उसी के केस पर एमपीएस 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन पर आ जाओ, हालांकि यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय का उपभोग हो जाता है। अब सोचो, अब इसकी उल्टी रिवर्स कंडीशन ले लो। मान लो कि संपूर्ण आय का जो अतिरिक्त आय है, जो एडिशनल आय है, मतलब जो चेंज इन वाई हुआ है, जो चेंज इन वाई हुआ, यहां भी लिख लीजिएगा चाहे ब्रैकेट में, चेंज इन वाई, चेंज इन जो वाई हुआ है उसको उपभोग हो जाता है, अर्थात एस नहीं डेल्टा एस, चेंज इन एस 0 हो गया तो एमपीएस मेरा 0 हो जाएगा। आ जाओ, चलो अब इधर आ जाओ। अब मामला ऐसा है कि इनकम पहले 10,000 थी, मैं 10,000 किस पे खर्च कर रहा था? कंजप्शन पे खर्च कर रहा था। अब इनकम हुई भैया 20,000 हुई। अब कंजप्शन पे भी जो खर्चा हो रहा है वो 20,000 का हो रहा है। इनकम मेरी बढ़ी 10,000 से, कंजप्शन भी बढ़ा मेरा 10,000 से, मतलब मेरा क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा, 0 रुपए बच रहे हैं, 1 भी रुपया मेरे पास नहीं बच रहा है। सारा का सारा पैसा किस पे खर्च हो रहा है? उपभोग पे खर्च हो रहा है। अब मामला यहां पर यह आता है कि इस कंडीशन पे पहली बात तो एमपीएस जब मैं निकालता हूं तो एमपीएस निकालूंगा तो वो कहता है चेंज इन सेव, सेविंग में कितना चेंज आया? 0 आया भैया, सारा का सारा पैसा उपभोग पे खर्च हो गया। और जब एमपीएस 0 आया है और वाई में कितना चेंज हुआ था? 10,000 का चेंज हुआ था, एमपीएस मेरा 0 आ गया। और जिस जगह, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब एमपीसी 0 था तो एमपीएस 1 था, और जब एमपीएस 0 होगा तो माय डियर, माय प्यारे प्यारे बच्चों, एमपीसी जो होगा वो 1 होगा। जब एमपीएस 0 है तब एमपीसी 1 होगा, और जब एमपीसी 0 होगा तब एमपीएस 1 होगा। क्योंकि हम हमारी इनकम, जो अतिरिक्त इनकम होगी, एक्स्ट्रा इनकम होगी, या तो उसको पूरा खर्च करेंगे या पूरा बचाएंगे।
अब आप बोलोगे सर थोड़ी बचा ली, थोड़ा खर्चा कर लिया, तब क्या होगा? तो 0 से 1 के बीच में आएगा। एग्जैक्ट 0 और 1 चाहिए, या तो पूरी एक्स्ट्रा इनकम को खर्च कर दो या एक्स्ट्रा इनकम को बचा लो, तभी 0 या 1 आ सकता है। इसके बीच का चाहिए तो थोड़ा बहुत बचा लो और थोड़ा बहुत खर्च कर लो, ठीक है, मतलब संतुलन में चलता रहे मामला। तो यहां पर आपको लिंक समझने की आवश्यकता होती है बच्चों कि एमपीसी एमपीएस, देखो ये कॉन्सेप्ट जो है कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे जो सवाल बनता है ना बच्चों, वो बड़ा घुमा फिरा करके बनता है। अब आप लोग सवालों में उम्मीद ये लगाते हो कि एमपीएस का फॉर्मूला पूछ लेगा, हम लिख देंगे चेंज इन एस अपन चेंज इन वाई। अरे ना बाबा, वो तो ये पूछता है कि अगर एमपीएस 0 हो रहा तो एमपीसी का क्या हाल है, बताओ। एमपीएस और एमपीसी जो है वो 1 के बराबर होगा, कैसे होगा? अब वो मैं बताऊंगा आगे आज के लेक्चर कि एमपीसी प्लस एमपीसी कैसे बराबर 1 होगा। तो वो लिंक पूछता है। वो एनसीईआरटी किताब से जो पेपर बनते हैं, बोर्ड जो पेपर बनाता है, वो बच्चों का ये देखता है कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट कितने क्लियर करें। रट्टा मारने वाली बात नहीं है एमपीसी 0 एमपीसी 0 एमपीसी 0 एमपीसी 0, नहीं। वो तो ये देखता है कि इसको पता तो है क्या कि जब एमपीसी 0 है तो एमपीएस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट को समझो। और आप यहाँ पर जब भी समझ रहे हो आप खुद पे, मैं देखो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपको ऐसे देता हूँ जिससे आप समझ जाओ आसानी से। आप खुद पे देखो ना कि हाँ भाई जब मैं इतना कमा रहा हूँ और इतना ऐसा हो रहा है तो कैसे मेरा सेविंग कितना होगा, बचत कितनी होगी, ये है। ओके, सामान्य स्थितियों में एमपीएस का मान 0 से 1 के बीच में होता है। सामान्य स्थितियों का मतलब क्या है? जब आपकी जो इनकम में बढ़ोतरी हो रही है उसमें से कुछ आप उपभोग पे खर्च कर दो और कुछ आप बचत कर लो। जैसे मान लीजिए कि 10,000 मेरी इनकम थी, 10,000 का कंजप्शन हो रहा था। अब मान लीजिए इनकम 20,000 हो गई है और कंजप्शन 15,000 का हो गया। इनकम में जो आप देखें, अगर अब मैं एमपीएस निकालता हूं, इनकम अगर आप देखेंगे तो 10,000 से बढ़ी है, कंजप्शन 5,000 से बढ़ा है, इसका मतलब 5,000 सेव हो रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा ये हो गया कि 1/2 0.5 मेरा क्या आ गया, एमपीएस आ गया। अब एमपीएस 0.5 आ गया और यहां पे आपसे पूछ लिया जाए बेटा एमपीसी निकाल करके दिखाओ, तो इनकम में कितना परिवर्तन आया, 10 का। उपभोग में कितने का परिवर्तन आया, 5 का। तो यहां पर एमपीसी भी 0.5 आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर हुए। 5,000 का खर्चा बढ़ा है और 5,000 की बचत बढ़ी है, तो दोनों मामले बराबर हो गए अपने, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। चलिए, अब ये बचत करने की औसत प्रवृत्ति एपीएस और बचत की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस, इन दोनों के बीच में अपन लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन लोगों के बीच में डायरेक्ट जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इनके बीच में अंतर पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स के बीच में, कि आप एपीएस और एमपीएस में अंतर बताइए, एपीसी और एमपीसी में अंतर बताइए। तो एपीसी और एमपीसी का तो मैंने आपको लिखवा रखा है, आज एपीएस का और एमपीएस का और लिखवा देता हूं। इसको क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या कहेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस। दूसरा इसको कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस। ठीक है, तो हम डिफरेंस जान रहे हैं एपीएस का और एमपीएस का। अब एपीएस क्या होता है, ये एक बिंदु पर आय के संबंधित स्तर, आय को हम किससे दर्शाते हैं, वाई से दर्शाते हैं। आय को हम किससे दर्शाते हैं, वाई से दर्शाते हैं। के लिए बचत एस के अनुपात को संदर्भित करता है। तो ये बताता है कि जब हमारा एक आय का स्तर होगा तो उस पर बचत कितनी होगी, उसका अनुपात दिखाता है। इसलिए यहां से हमारे लिए एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। हम एपीएस का एक फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, एस और वाई का संबंध दर्शा रहा है और इन दोनों के बीच में अनुपात में दर्शा रहा है, इसलिए इसमें हम बटा लगा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया एपीएस का, एस अपॉन वाई, बचत अपॉन आय। आप हिंदी में भी लिखिएगा यहां पर, बचत बटा आय, फिर साइड में चाहे एस अपॉन वाई आप लिख सकते हैं। इधर आ जाइए, ये कुल आय में परिवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट, परिवर्तन के अनुपात की बात करता है। कुल आय में परिवर्तन के हिसाब से बचत के परिवर्तन के अनुपात को संदर्भित करता है। तो आपको ये वाला जो पॉइंट अब मैं लिखवा रहा हूं लास्ट में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। क्या लिखोगे, एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज अपॉन एस अपॉन चेंज इन वाई। कुल बचत में कितना परिवर्तन है और कुल आय में कितना परिवर्तन है।
एपीएस शून्य से भी कम हो सकती है। एपीएस जो है शून्य से भी कम हो सकती है जब बचत ना हो, यानी जब तक खपत राष्ट्रीय आय के अधिक ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट, एपीएस आपका शून्य से भी कम हो सकता है। शून्य से कम होने का मतलब क्या है? ऋणात्मक हो सकता है बेटा, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब याद करिए उस वक्र को, यहां से सेविंग शुरू हो रही है तो ये वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, ये नेगेटिव में चल रहा था। ठीक है, आप उधार लेकर करके काम कर रहे हो, -40 करोड़ की सेविंग हो रही है, -20 करोड़ की सेविंग हो रही है, तो माइनस में चल रहा था ना बेटा, नेगेटिव में था ना, पॉजिटिव में नहीं था ना, तो नेगेटिव में चल रहा था। तो यहां शून्य से कम हो सकता है एपीएस। एमपीएस कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकता। अब जो एमपीएस है वो कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकता। इसकी तो लास्ट वैल्यू 0 है और हाईएस्ट वैल्यू 1 है। ये तो 0 से 1 के बीच में ही चलेगा। ये ना तो 0 से नीचे, मतलब ना तो नेगेटिव में जाएगा और ना 1 से ऊपर जाएगा। तो एमपीएस कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकता, क्योंकि बचत में परिवर्तन कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता, अर्थात उपभोग में परिवर्तन कभी भी आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता। अब देखो, ये जो एमपीएस है कभी भी शून्य से कम क्यों नहीं हो सकता? भैया मेरी जितनी भी इनकम बढ़ेगी ना, मेरी जितनी भी इनकम एडिशनल होगी, मैं उस एडिशनल इनकम से ज्यादा उपभोग कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूं जो स्वायत्त उपभोग वाली स्थिति थी मैं उसको पार कर चुका हूं। अब मेरी इनकम बढ़ रही है, तो अब जो मेरी इनकम बढ़ रही है मैं उससे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा, उसमें से या तो मैं उसके बराबर खर्चा कर दूंगा और या उसके बराबर मैं बचा लूंगा। बस, ना तो ध्यान रखो एक बात, ना तो मैं इससे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है मेरी इनकम में, बढ़ोतरी हुई है, ना तो उससे ज्यादा मैं सेव कर सकता हूं। मेरे 10,000 बढ़े तो मैं 10,000 ही तो सेव कर सकता हूं, या मैं 10,000 ही खर्च कर सकता हूं। तो ये बात कही गई कि जो बढ़ा है उससे ज्यादा हम उपभोग नहीं कर सकते, तो इसलिए कभी भी एमपीएस शून्य से नीचे डाउन नहीं जा सकता, नेगेटिव नहीं जा सकता। तो इसलिए एपीएस क्या होता है ये बता दिया, एमपीएस क्या होता है ये बता दिया। एपीएस शून्य से कम जा सकता है या नहीं जा सकता वो बता दिया, एमपीएस जा सकता है या नहीं जा सकता। इसका फॉर्मूला लिखवा दिया, इसका फॉर्मूला लिखवा दिया। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंस के 3-3 पॉइंट वाला डिफरेंस हो गया, जो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और आप आसानी से जवाब दे सकते हो। यहां तक अपना एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब उपभोग की जो प्रवृत्ति है, औसत प्रवृत्ति है, वो हो गया। एमपीसी हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हो गया। हमने आज एपीएस भी पढ़ लिया, बचत की औसत प्रवृत्ति, और एमपीएस भी पढ़ लिया, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। अब हम इनके बीच में कुछ संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। हम संबंधों की जब चर्चा करते हैं तो हम ये लिखते हैं एपीसी और एमपीसी के बीच संबंध। हम क्या कह रहे हैं? एपीसी और एमपीसी के बीच में संबंध, मतलब ये कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एमपीसी। बड़े ध्यान से सुनना, एपीसी और एपीएस संबंध किस किस का पूछ रहा है? सी और एस का साथ साथ पूछ रहा है, सी और एस का साथ साथ पूछ रहा है कि एपीसी और एपीएस में संबंध कैसा है, रिश्ता कैसा है। तो हम ये कहते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होगा। अब जब भी मैं ये बात लिखता हूं, जैसे आप लोगों के दिमाग में सवाल आया है वैसे ही हर बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि गुरुदेव एपीसी प्लस एपीएस 1 कैसे हो सकता है। आज तो हमें कक्षा 10 में गणित की याद आ गई कि प्रूफ करके दिखाओ, तो भैया अपन भी डंके की चोट पर प्रूफ करके दिखाएंगे कि एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, क्योंकि आधे अधूरे अपन काम करते नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट हाथ में लिया उसको पूरा ही समझाएंगे। अब एपीसी प्लस एपीएस को एक है उसको समझने के लिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जब मैं ये कहता हूं y = c + s, मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना कि भैया जो आय है वो या तो उपभोग पे खर्च हो सकती है या बचत पे खर्च हो सकती है। तो y = c + s अपन ये बात मानते हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि आय या तो उपभोग पे खर्च होगी या बचत पे खर्च होगी, आप भी इस बात को मानते हो। अब एक बात, इस बात का ध्यान दो, अगर मैं इधर भी y से भाग दे दूं और इधर भी y से भाग दे दूं, तो जैसे मैंने ये लिखा y/y c/y प्लस s/y। अब आप बोलोगे कि सर आपने y से ही क्यों भाग दिया, i से ही क्यों भाग दिया? क्यों? क्योंकि
आय से ही तो सबका संबंध है, हर चीज का जो जुड़ाव है वो किससे है, इनकम से ही तो है। इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ रहा है, इनकम घट रही है तो कंजप्शन घट रहा है, इनकम बढ़ रही है तो सेविंग बढ़ रही है, इनकम घट रही है तो सेविंग घट रही है। हर चीज का जो संबंध है वो किसके साथ है, इनकम के साथ ही तो है, इनकम के साथ ही तो जोड़ रखा है। और यहां तो ये सी और एस की बात कर रहे हो, आजकल तो जो सच में जो रिश्ते हैं वो भी इनकम के साथ ही जुड़े हुए हैं। जिसके पास ज्यादा इनकम है उसके सबके साथ संबंध है, और जिसकी इनकम कम है उसके साथ अपनों के भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो इनकम बड़ी महत्वपूर्ण है। अब यहां पर अपन अपना गेम दिखाते हैं। अब मैं y से y को जब काट दूंगा तो मेरा 1 आएगा या नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। c बटा y किसका फॉर्मूला था, c बटा y किसका था, c बटा y का मतलब है उपभोग और आय का संबंध दिखा रहा है। हाँ 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 हाँ, तो ये एपीसी होगा। s और y किसका संबंध दिखा रहा है, बचत और आय का संबंध दिखा रहा है, बोलोगे हाँ हाँ हाँ, तो किसका होगा, एपीएस का होगा। तो बोलो ये अपन ने कर दिया भैया हैंस प्रूफ्ड। जो बात ऊपर लिखी थी उस बात को अपन ने प्रूफ कर दिया है कि भैया एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1। ये देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ एपीसी प्लस एपीएस इधर लिखा हुआ है, 1 उधर लिखा हुआ है। तो भाई बेवकूफ हो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, उसको इधर उठा के उधर उधर, बात वो एक ही है। ठीक है ना, वो एक ही बात है। ये हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। अब अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि एपीसी और एमपीएस के बीच संबंध को दर्शाइए, तो आप थोड़ा सा कुछ सही सिस्टमेटिक तरीके से लिखिएगा। एपीसी और एपीएस का योग 1 के बराबर है, ठीक है, और इसे इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, मतलब इसको इस प्रकार से प्रूफ किया जा सकता है। कैसे, हम जानते हैं y बराबर c प्लस एस, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पूरा जगत जानता है कि जो इनकम है, जो आय है, उसको या तो उपभोग पे खर्चा किया जा सकता है और या सेविंग पे, बचत पे खर्चा किया जा सकता है। दोनों पक्षों को y से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है। अब जैसे यहां तक का तो लिखवा दिया मैंने, अब इसके बाद क्या लिखोगे, दोनों पक्षों को y से विभाजित करें। इसके आप आगे नीचे लिखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। ये दो पक्ष, एक पक्ष y हो गया और दूसरा पक्ष c प्लस एक्स हो गया। एक साइड ये, एक साइड ये। अब दोनों साइडों को y से विभाजन दे रहा है, y से डिवाइड करना है, c प्लस वाई प्लस एस प्लस वाई। तो अब इसको जब इससे काटा तो मेरा 1 आ गया, ये मेरा एपीसी आ गया और ये मेरा एपीएस आ गया। तो ये हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब अपन बात कर लेते हैं एमपीसी और एमपीएस के बीच संबंध। ठीक है, एपीसी और एपीएस का संबंध जान लिया। अब मैं बात कर रहा हूं एमपीसी और एमपीएस का संबंध। एमपीसी और एमपीएस का संबंध, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, इसको संबंध दर्शाना है। तो इसके संबंध पर भी मैं यही कहता हूं कि एमपीसी बराबर एमपीएस प्लस एमपीएस बराबर 1। ये भी दोनों एक हो जाएंगे। कैसे होंगे, अब ये भी देखो। अब अपन ये बात कहते हैं कि चेंज इन y बराबर चेंज इन c प्लस चेंज इन s। मानते हो या नहीं मानते हो? एक बार आप डेल्टा को हटा दो, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है या नहीं होता? अभी लास्ट स्लाइड में समझाया होता है गुरुदेव। तो अब जो आपकी इनकम बढ़ोतरी होगी तो वो या तो आप उपभोग पे खर्चा करोगे या सेविंग पे खर्चा करोगे, दोनों में से एक जगह कर सकते हो। अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो उससे उपभोग के खर्चे बढ़ जाएंगे या आपकी बचत बढ़ जाएगी, सीधी सी बात। ये हुआ तो यही, अब यही वो काम करना है जो वहां करा था। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम डेल्टा वाई से डिवाइड दे देते हैं, तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये दोनों कट गए, सेम सेम हो गए, ये 1। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी को दर्शाता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस को दर्शाता है। तो यहाँ पर बोलो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 हुआ या नहीं हुआ? एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 हुआ या नहीं हुआ? तो बोलो हैंस प्रूफ। तो क्या बोलेंगे? हैंस प्रूफ। अपन ने प्रूफ कर दिया है कि भैया एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। यहां पर भी बच्चों लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी तरह लिख लीजिएगा, जैसे आप लिख लीजिएगा एमपीएस और एमपीसी का योग 1 के बराबर होता है। इसे इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, हम जानते हैं। अब यहां पर आप क्या लिख लोगे? चेंज इन वाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, इस प्रकार से। अब दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है और फिर उसके बाद ये जो कहानी है ये पूरी आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज आपको एक बात और समझ में आई कि एपीसी प्लस एपीएस हमारा 1 होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस भी हमारा 1 होगा। गुरुदेव यहां तक हमारे
चारों फंडे क्लियर हैं, एपीसी, एमपीएस, एपीएस और एमपीएस, चारों में क्लियर हो गया। अब चारों को शॉर्ट रिवीजन के लिए, मतलब आसान बनाने के लिए, एक छोटी सी टेबल में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे आपको पूरा क्लियर ये होगा कि कब 0 होगा, कब 1 होगा, कब 1 से ज्यादा होगा। तो ये टेबल आप लोगों के सामने। अब देखिए, इधर वैल्यू लिख रखिए, 0 से कम मतलब नेगेटिव। एपीसी हो सकता है, नहीं हो सकता है, एपीएस हो सकता है, नहीं हो सकता है, एमपीसी हो सकता है, नहीं हो सकता है, एमपीएस हो सकता है, नहीं हो सकता है। 0 फिर चारों की कहानी, 1 फिर चारों की कहानी, और फिर 1 से ज्यादा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं 0 से कम, मतलब नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। एपीसी जो है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर ऑटोनोमस कंजप्शन है, स्वायत्त उपभोग है। स्वायत्त उपभोग होने का मतलब यह है कि जब मेरी इनकम 0 है तब भी मैं कुछ ना कुछ तो उपभोग करूंगा, और कुछ ना कुछ जब उपभोग कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव कैसे जाऊंगा? मैं 0 ही नहीं जा रहा हूं तो मैं नेगेटिव तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो अपन 0 नहीं जाएंगे, अपन नेगेटिव नहीं जाएंगे, 0 भी नहीं जा सकते। एपीएस की बात करूं, हां हो सकता है। एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब कंजप्शन आपकी इनकम से ज्यादा हो। जब आपकी कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो, ये कौन सी स्थिति बेटा? निर्बचत वाली स्थिति है, जब बचत नहीं हो रही है। याद करिए उस वक्र को, जब यहां पर सेविंग का हम बना रहे हैं, ये वाला जो एरिया है डिस सेविंग का दर्शा रहा है। जब उपभोग ज्यादा है, इनकम कम है। 0 इनकम थी, 40 करोड़ का उपभोग कर रहे थे, तो जो है डिस सेविंग कितनी हुई? -40 करोड़ की हुई। मतलब हमें उधार लेकर के, कर्जा लेकर के करना पड़ा। तो हमारा एपीएस गया ना नेगेटिव में, गया ना नेगेटिव में। एमपीएस नहीं हो सकता। चेंज इन एस नेवर मोर चेंज इन वाई। कभी भी हमारी जो बचत में परिवर्तन है वो आय के परिवर्तन से ज्यादा नहीं हो सकता। लिख लीजिएगा, नहीं, एमपीसी कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारा जो बचत में परिवर्तन है वो आय के बचत से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। बचत में परिवर्तन हमारा आय की परिवर्तन से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये कहना चाहता है कि हम जितनी हमारी बचत बढ़ेगी, जितनी हमारी आय बढ़ेगी, उतनी ही हमारी बचत हो सकती है। ये आज हम लोगों ने देखा ही है। एमपीएस अगर मैं बात करूं तो एमपीएस भी नहीं होगा। चेंज इन सी, अब यहां पर देखो, जैसे चेंज इन एस जो है बचत में परिवर्तन कभी वाय के परिवर्तन से ज्यादा नहीं हो सकता, वैसे ही यहां पर चेंज इन कंजप्शन जो है उपभोग में परिवर्तन भी आय के परिवर्तन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 0 से कम वैल्यू किसकी जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक की जा सकती है, वो है एपीएस। नेगेटिव या ऋणात्मक कोई हो सकता है तो वो एपीएस ही हो सकता है। अब आपको यहीं से ऐसे ही याद रखना है कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। 0 से कम सिर्फ और सिर्फ एपीएस ही होगा, बाकी तीनों कभी नहीं होंगे। फिर आ जाओ 0 पर, एपीसी होगा? बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले ऑटोनोमस कंजप्शन है। क्योंकि मेरी इनकम भी 0 होगी तब भी मैं कुछ ना कुछ तो उपभोग करूंगा, तो फिर मेरा एपीसी 0 कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, तो 0 नहीं आएगा। हाँ, एपीएस आ सकता है। एपीएस आ सकता है जब C बराबर Y आएगा, तब मेरा जो सेविंग है वो 0 हो जाएगा, और सेविंग 0 हो जाएगा तब एपीएस भी मेरा 0 आ जाएगा। जब कंजप्शन बराबर Y आ जाएगा, ये कौन सा पॉइंट है? ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन बिंदु वाला स्थान है, जहां पर C बराबर Y और S बराबर 0 हो जाता है। एमपीसी भी हो सकता है, क्योंकि जब चेंज इन एस बराबर चेंज इन वाई हो जाए, ठीक है, जब आपकी पूरी की पूरी जो सेविंग है वो क्या हो जाए? आपकी बचत हो जाए। क्योंकि जब आपने जितनी भी इनकम आपकी बढ़ी है वो सारी की सारी बचा ली, तो आपका एमपीसी 0 आया या नहीं आया? क्योंकि वहां तो आपने कुछ बचा, खर्च करा ही नहीं है। और यह भी हो सकता है जब आपने जो जितनी भी आपकी इनकम बढ़ी है सारी की सारी बचा ली है, कंजप्शन पे कुछ भी खर्चा नहीं करा है, तो आपका 0 आ जाएगा। ओके, तो अब यहां पर देखो कि तीनों में हाँ है, सिर्फ और सिर्फ ना किसमें है? इसमें। 0 से कम कौन सा हो सकता है? एपीएस हो सकता है। 0 कौन सा नहीं हो सकता? एपीसी नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। फिर आ जाओ एक वैल्यू किसकी हो सकती है? एपीसी की हो सकती है। जब C बराबर Y आ जाए, एपीसी 1 हो जाएगा। नहीं, एपीएस नहीं हो सकता। कभी भी हमारी बचत आय के बराबर नहीं हो सकती। मैं जितना पैसा कमाऊं, मैं 10,000 रुपए कमाऊं, 10 के 10,000 बचा लूं, नॉट पॉसिबल। उपभोग के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करूंगा। हाँ, फिर 10 से इनकम मेरी 20 बढ़ गई, जो बढ़े हुए 10 हैं वो सारे में जरूरी नहीं कि उपभोग पे खर्च करूं, पर मेरी टोटल जो इनकम आ रही है उस इनकम में से मैं सारा का सारा पैसा बचा लूं, कभी नहीं हो सकता। फिर उपभोग कैसे करूंगा? ओके,
एमपीसी हो सकता है, हाँ हो सकता है चेंज इन ए सी अपॉन चेंज इन वाई। ए ये भी हो सकता है जब चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई है। तो मतलब अब यहाँ पर एक की वैल्यू किसकी नहीं आ सकती, एपीएस की नहीं आ सकती। अब एक से ज्यादा हाँ एपीसी की आ सकती जब कंजप्शन ज्यादा हो और इनकम हमारी कम हो। इसमें नहीं आ सकती क्योंकि बचत आय से ज्यादा नहीं हो सकती, जितना हम कमाए सारा का सारा बचा ले, नॉट पॉसिबल। नहीं, इसमें चेंज इन सी जो है वो चेंज इन वाई से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। जितना मैं कमाऊं, जो मेरी एक्स्ट्रा इनकम हुई है, इंक्रीमेंट मेरी इनकम में लगाया, जितना भी इंक्रीमेंट लगा वो सारा का सारा मैं कंजप्शन में खर्च कर दूं, उससे ज्यादा खर्च कर दूं, नॉट पॉसिबल। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं जितना मेरी इनकम बढ़ी है वो सारी की सारी जो इनकम जो बढ़ी है, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी, वो मैं सारी की सारी बचा लूं, ये उससे ज्यादा बचा लूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ एक से ज्यादा एपीसी हो सकता है। ये बड़ी ही आसान भाषा में आसान तरीके से आपको एक पूरी टेबल बनवा दी गई है। इस टेबल को आप समझिएगा, याद करिएगा, इसको लिख कर करके अपने कमरे में चिपका लीजिएगा। आपको चारों जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और आपकी क्लियरिटी के लिए आप लोगों के लिए आपका लर्न एंड शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन है, जिस पे कोर्स है कक्षा 12 अर्थशास्त्र का। उसको पाने के लिए आप इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और नाम मात्र की फीस में आप पूरे 6-7 महीनों तक इस कोर्स की सुविधा पा सकते हैं, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, मॉडल पेपर कराए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए जाएंगे और इस क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो अभी आप इन नंबरों पे कॉल करें और हमारी गाइडेंस में जुड़ने के लिए 24/7 आप इस कोर्स से जुड़ें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।